ओके गाइस, तो आज हम अयूब ख़ान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे उनका टेन्योर कितना अच्छा था और वो कैसे पावर में आए और क्या क्या उन्होंने फीट्स अपने टेन्योर में सरअंजाम दी। तो देखें, सबसे पहले तो इस टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए कि अयूब ख़ान जो हैं वो पावर में कैसे आए थे। तो एक 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड अयूब ख़ान कम टू पावर इन 1958, या इसका एक और वेरिएंट है जो कि आता है इस तरह, व्हाई वाज मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान इन 1958। तो ये एक 7 मार्क का क्वेश्चन है जिसके जिसके 3 पैराग्राफ्स में आपने 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इसके पहले पैराग्राफ में आपने 1 यूनिट स्कीम की डिटेल्स एक्सप्लेन कर देनी है और दूसरे पैराग्राफ में जो प्राइम मिनिस्टर वाला सारा जो खेल खेला था सिकंदर मिर्ज़ा ने, वो आपने बता देना है। इस वीडियो में मैं ये बातें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो है गवर्नर जनरल्स वाली वीडियो, उसमें जो सिकंदर मिर्ज़ा ने ये सारे काम किए थे, ये 1 यूनिट स्कीम भी और प्राइम मिनिस्टर्स वाला खेल भी सारा मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने इस बारे में आपको नहीं पता तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने वो लिख देना है। तो आपने ये लिखना है कि अयूब ख़ान को इससे पहले भी मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ऑफ़र दी थी कि आप जो है कंट्री को टेक ओवर कर लें, लेकिन अयूब ख़ान ने ये ऑफ़र डिक्लाइन कर दी क्योंकि उस वक्त कंट्री के जो हालात थे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उस वक्त, और कंट्री जो है वो बहुत स्मूथ चल रही थी, अनलाइक द टेन्योर ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा। और फिर सिकंदर मिर्ज़ा ने अपना जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर था वो अयूब ख़ान को बनाया था 24 अक्टूबर 1958 में। तो फिर आपने लिख देना है कि जो कुछ सिकंदर मिर्ज़ा ने 1 यूनिट स्कीम लाकर और जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया, और अयूब ख़ान ये भी देख रहे थे कि सारी जो मैसेज थी, प्राइम मिनिस्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वो सारे सिकंदर मिर्ज़ा के अगेंस्ट हो गए थे। सो मिर्ज़ा वॉज होल्डिंग हिज पोस्ट फोर्सफुली, देयरफॉर अयूब ख़ान डिसाइडेड टू अज्यूम पावर हिमसेल्फ एंड ही रिमूव्ड मिर्ज़ा फ्रॉम ऑफिस, और ख़ुद बन गया द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑन 27 अक्टूबर 1958। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पढ़ते हैं अयूब ख़ान के। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो 1959 का बेसिक डेमोक्रेसीज़ आता है। So Ayub Khan introduced the Basic Democracies Order as a constitutional reform on 26 October 1959। तो ये जो बेसिक डेमोक्रेसीज था ये असल में एक 4 टायर सिस्टम था, जिसका मतलब है कि इसमें 4 काउंसिल्स थे जो कि जिनको अथॉरिटीज़ दी गई थी। तो सबसे पहले तो हमारे पास यूनियन काउंसिल आ जाता है। तो अयूब ख़ान ने 5 से 8 विलेजेस में से 80,000 से लेकर 1,20,000 तक लोग सेलेक्ट किए थे, जिनको उस वक्त कहा जाता था बेसिक डेमोक्रेट्स। तो वो जो 4 काउंसिल्स बने थे वो इन्हीं 80,000 से लेकर 1,12,000 तक के जो लोग हैं, इन्हीं से ये 4 काउंसिल्स बने थे, जिनमें हमारे पास यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिवीज़नल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ जाते हैं। तो सबसे पहले यूनियन काउंसिल के मेंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनियन काउंसिल्स के मेंबर का काम क्या था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो यूनियन काउंसिल के मेंबर्स का था वो ये था कि उनका काम था एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना। यानी कि वो जो यूनियन काउंसिल के मेंबर्स थे, पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ उन्हीं के पास ये अथॉरिटी थी कि वो इलेक्ट कर सकते थे प्रेसिडेंट, बाकी पूरी पाकिस्तान में किसी को भी अलाउ नहीं था। यूनियन काउंसिल के जो चंद हज़ार लोग थे वही वोट करके जो है प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर सकते थे, और जो जितने भी ये 80,000 से 1,20,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे, ये सारे अयूब ख़ान के जानने वाले थे और अच्छे ताल्लुकात थे अयूब ख़ान के साथ इन लोगों के। तो फिर यही लोग थे जिन्होंने 17 फरवरी 1960 को अयूब ख़ान को प्रेसिडेंट बना दिया था इलेक्शन करवा के। और फिर से मैं बता दूं कि ये जो इलेक्शंस हुए थे इनमें यूनियन काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही वोट डाला था, पूरे पाकिस्तान ने कोई वोट नहीं डाला। इसके अलावा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन और कम्युनिकेशनल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें भी इसी काउंसिल के अंडर थी। फिर यूनियन काउंसिल के बाद जो हायर टायर है उसमें तहसील काउंसिल आ जाता है, लेकिन तहसील काउंसिल को समझने से पहले हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल समझना पड़ेगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स थे उनकी जॉब में टैक्स इम्पोजिशन, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स, पार्क एक्सेट्रा ये काम आ जाता है। तो अब समझाता हूँ कि ये तहसील काउंसिल क्या थी। तो ये जो तहसील काउंसिल थी, इट वाज जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बिटवीन द यूनियन काउंसिल एंड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स। तो ये जो यूनियन काउंसिल के और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स थे वो तहसील काउंसिल में एक साथ बैठते और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए उनको डिस्कस करते, और अपनी जो नीड्स हैं वो डिवीज़नल काउंसिल को बताते। तो अब डिवीज़नल काउंसिल क्या है? तो ये जो डिवीज़नल काउंसिल है ये हाईएस्ट टायर था और ये सारे जो बाकी काउंसिल्स हैं उनका हेड था। हेड इस तरह से कि बाकी जो काउंसिल्स थे वो अपनी नीड्स आकर डिवीज़नल काउंसिल को बताते थे। फिर जो डिवीज़नल काउंसिल के मेंबर्स थे वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके एक प्लान इंट्रोड्यूस करवाते थे, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल्स हैं वो उस प्लान पर इम्प्लीमेंट करते थे अकॉर्डिंगली।
जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि तहसील काउंसिल में यूनियन काउंसिल और डिवीज़नल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे बैठे। यूनियन काउंसिल ने अपनी ये नीड सामने की कि हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंक्रीज़ करनी है और हमें मशीन्स की ज़रूरत है फार्मिंग के लिए। जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कहा कि हमें एक नया पार्क बनवाना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो फिर तहसील काउंसिल में जो ये नीड्स सामने आती हैं वो डिवीज़नल काउंसिल तक पहुंचाई जाती हैं और डिवीज़नल काउंसिल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एक प्लान बनाता है। तो फिर डिवीज़नल काउंसिल बताता है कि यार हम आपको एग्रीकल्चर के लिए मशीन्स दे रहे हैं, लेकिन वो इतने बजट में होंगी और आपने उसको इन तरीक़ों से डिवाइड करना है फार्मर्स के बीच में। और साथ ही साथ हम आपको पार्क बनाने के लिए भी पैसे देंगे, लेकिन वो जो बजट है उसके अंडर ही पार्क बनाना चाहिए आपको। तो इस तरह बस करके एक प्लान इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता था डिवीज़नल काउंसिल के थ्रू, और फिर जो है ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यूनियन काउंसिल उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। अच्छा, बेसिक डेमोक्रेसीज़ के अंडर अयूब खान ने एक और काम भी किया था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया था ताकि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया जा सके। और हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था वो भी बिल्कुल अयूब खान को सारी पावर्स दे रहा था। तो इस तरह दो नंबरी करके अयूब खान पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बन गया, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने मार्शल लॉ हटा दिया और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान पर इम्पोज कर दिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1 मार्च 1962 पर के दिन जो है पाकिस्तान पर इम्पोज किया गया था। तो ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसने बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेट की थी। अभी मैं आपको इसकी अमेंडमेंट्स पढ़ाने लगा हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि क्यों 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये इसीलिए था क्योंकि जो सारी अमेंडमेंट्स थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी जो थी वो प्रेसिडेंट को पावर्स दे रही थी। तो पहली जो उसमें स्टेटमेंट है वो ये थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो नेशनल असेंबली है और कैबिनेट है इनके मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट ख़ुद नॉमिनेट करेगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये थी कि जो प्रेसिडेंट है ही कुड नॉट बी रिमूव्ड अनलेस इम्पीच्ड बाय नेशनल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली के जो बंदे हैं वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए हैं, यानी कि वो जो उनकी अपनी मर्ज़ी के बंदे हैं वो उनको तो इम्पीच नहीं करेंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए अयूब खान जितनी टाइम अपनी मर्ज़ी से जो कुछ करता रहेगा अयूब खान को कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो बंदे बैठे हुए हैं वो अयूब खान के अपने ही बंदे हैं, उसने खुद ही नॉमिनेट किए हैं, और जब तक वो बंदे खुश रहेंगे तो अयूब खान भी खुश रहेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी वो ये थी कि जो जुडिशरी के हेड्स थे और जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे वो भी प्रेसिडेंट ख़ुद जो है वो सेलेक्ट करेगा, और कोई भी लेजिस्लेचर न्यू लॉ अयूब खान के अप्रूवल के बग़ैर जो है वो पास नहीं हो सकता। ये भी इस 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्टेटमेंट था। एक इसने ऐसा काम भी किया था जिसने ईस्ट पाकिस्तान को थोड़ा खुश किया था, और वो ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने बोथ उर्दू और बंगाली को जो है एज़ द नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने ये भी जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि जो नेशनल असेंबली के सेशंस हैं वो ढाका में भी हुआ करेंगे और इस्लामाबाद में भी हुआ करेंगे, यानी कि जो आजकल के टाइम में बांग्लादेश है उसके भी कैपिटल में होया करेंगे, और पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है इस्लामाबाद उसके भी कैपिटल में होंगे। और ये भी उसने कहा था कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो वेस्ट पाकिस्तान से है, यानी कि हमारा अयूब खान वेस्ट पाकिस्तान से था, एबटाबाद के रीजन से, तो जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होगा ना वो लाजमी ईस्ट पाकिस्तान से होगा। एक और ये इसने अच्छा काम कर दिया था जिसने ईस्ट पाकिस्तान को काफ़ी हद तक खुश कर दिया था। ओके, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सेट हो गई थी और अयूब खान जो है वो नया प्रेसिडेंट बन गया था पाकिस्तान का। So the new constitution was introduced without any debates and Ayub Khan also brought martial law to an end. तो ये हमें पता है कि अभी तक यही जो है वो लॉ है कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होने थे। तो अयूब खान जो है वो 1960 को जो है प्रेसिडेंट बना था पाकिस्तान का, तो 5 साल बाद इलेक्शंस हुए थे 1965 के। तो अभी हम इन्हीं 1965 के इलेक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। सो इन जनवरी 1965 इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंसी वर हेल्ड। तो अयूब खान तो हमें पता है कि पहले तो उसके पास कोई पार्टी नहीं थी, एक डिक्टेटर के तौर पर वो आया था। तो इस इलेक्शंस में उसने एक अपनी ही नई पार्टी जो है वो बना ली थी जिसको नाम दिया था द कन्वेंशन मुस्लिम लीग। और अयूब खान की अपोजिशन में जो खड़ी हुई थी वो थी मोहतरमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा अली जिन्ना। तो जितनी भी अपोजिशन थी अयूब खान की उन सब ने यही एग्री किया था कि वो जो सारे हैं वो सारे फ़ातिमा अली जिन्ना की सपोर्ट में खड़े होंगे अगेंस्ट अयूब खान। ठीक है, तो फिर जब इलेक्शंस हुए अयूब खान 64% ऑफ द टोटल वोट्स जीती और फ़ातिमा अली जिन्ना वो 36% ऑफ द टोटल वोट्स जो थे वो उनके पास थे।
और ये बात सच है कि उस वक्त में रिगिंग हुई थी वोट्स में, और इसीलिए अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उन्होंने क्लेम किया था कि रिगिंग हुई है इलेक्शंस में। तो फिर जो है वो रायोट्स स्टार्ट हो गए ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रायोट्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए थे और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मर भी गए थे। 20 लोग मर गए थे उन रायोट्स में और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे ईस्ट पाकिस्तान में। तो अयूब ख़ान ने इलेक्शंस दोबारा अनाउंस करवाए और फिर भी वही हुआ कि अयूब ख़ान दोबारा से जीत गया। और ये जो इलेक्शंस हुए थे उनमें दोबारा जो है वो रिगिंग की गई थी। तो जो अयूब ख़ान के रिफॉर्म्स थे वो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक के बाद। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो ये है कि इस्लामाबाद को पाकिस्तान का न्यू कैपिटल क्यों बनाया गया। तो इस साइट ऑफ इस्लामाबाद जो चूज़ हुई थी वो 1959 में चूज़ हुई थी, और अयूब ख़ान ने इस साइट को चूज़ किया था कि ये जो है हमारा नेक्स्ट कैपिटल होने लगा है। और 1967 में ऑफिशियली इस्लामाबाद को पाकिस्तान का न्यू कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था। 1959 ऑनवर्ड्स ही जो है इसकी डेवलपमेंट सिटी की स्टार्ट हो गई थी, और मिड ऑफ 1970 तक जो है डेवलपमेंट इस कंट्री की और सिटी की कंप्लीट हो गई थी। तो ये भी हम सबको पता है कि इट इज़ अ मॉडर्न एंड एलिगेंटली प्लान्ड सिटी एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 8 लार्जली सेल्फ कंटेन्ड जोन्स। और एक और रीज़न भी था इसको कैपिटल बनाने के पीछे, वो ये था कि आर्मी का जो GHQ है वो इधर से करीब तो पड़ता था, और ये भी था कि कराची जो है वो बिल्कुल सी के करीब था, और अगर पाकिस्तान किसी वॉर वगैरह में चला जाता है जैसे कि इंडिया के साथ, तो इंडिया जो है वो आसानी से सी रोड्स के थ्रू कराची पर अटैक कर सकता था, और इसीलिए कराची को अपना कैपिटल रखना बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो एक ये रीज़न भी था इस्लामाबाद को कैपिटल बनाने का, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजिकली बहुत ही एक अच्छी लोकेशन थी पाकिस्तान में। तो चलें अभी रिफॉर्म्स पढ़ते हैं अयूब ख़ान के, और सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म पढ़ते हैं, और इसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो अयूब ख़ान ने बहुत सारे अच्छे लॉज पास करवाए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो लॉ था वो लैंड्स के रिलेटेड था। लॉ ये था कि 12.5 एकर्स से नीचे कोई भी बंदा जो है अपनी लैंड नहीं रख सकता। 12.5 एकर्स से छोटी लैंड कोई भी फार्मर नहीं रख सकता है, उससे बड़ी रख सकता है। ये इसीलिए क्योंकि छोटी लैंड्स पर फिर मैनुअल लेबर होती है, मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं होती, और ये फिर जो है वो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बहुत कम कर देता है। इसीलिए बड़े लैंड्स जिधर मशीन वगैरह का यूज़ होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर ये भी उसने लॉ पास करवाया कि जो इरीगेटेड लैंड्स हैं वो 500 एकड़ से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। इरीगेटेड लैंड्स मतलब वो लैंड्स जिनको बारिश वगैरह से या रिवर से नेचुरली तौर पर जो है पानी मिल रहा है और नेचुरली वो इरीगेट हो रहे हैं, वो लैंड 500 एकड़ से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। और फिर अयूब ख़ान ने ये लॉ पास करवाया कि जो अनइरीगेटेड लैंड्स हैं वो 1000 एकड़ से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। तो जब ये लैंड रिफॉर्म और ये लॉज जब पास हुए तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स थे जिनकी जो ज़मीनें थी वो 12.5 एकड़ से छोटी थी, और ऐसे बहुत सारे फार्मर्स थे जिनके इरीगेटेड या अनइरीगेटेड लैंड्स 500 या 1000 एकड़ से ज़्यादा बड़े थे। तो इस केस में क्या हुआ कि वो फार्मर जिनके लैंड बहुत बड़े थे, वो लैंडलॉर्ड्स, उनकी जो ज़मीनें हैं वो उनसे ले ली गई, और वो जो स्मॉल फार्मर्स थे ना उनको वो लैंड दे दिए गए थे। तो इसी तरह वो फार्मर्स जिनके पास ज़मीन कम थी उनको ज़्यादा ज़मीन मिल गई, और वो लैंडलॉर्ड्स जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उनसे भी ज़मीनें ले ली गई। तो ये सब करने से जो फूड प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो तो ज़ाहिर है अमीर लोग हैं, उनके जो फार्म्स हैं उन पर मशीन्स वगैरह भी काम कर रही होती हैं, और उनके जो फार्म्स हैं उनमें लेबर बहुत कम होता है, क्योंकि वो अपनी मशीन्स से ही जो है ना सारा काम चला रहे होते हैं, ज़्यादा लोगों की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। और जो वो छोटे फार्मर्स थे जिनको जो है फिर बड़े लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें मिल गई थी, उन फार्मर्स को फिर अयूब ख़ान ने जो है वो मशीन्स वगैरह भी प्रोवाइड की थी, ताकि जो है हमारे कंट्री की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, और ये जो एग्रीकल्चर है वही पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। इसके साथ साथ अयूब ख़ान ने 4 नए डैम्स बिल्ड करवाए थे इरिगेशन के लिए। फार्मर्स को लोन वगैरह भी दिए थे कि वो जो है अपने फार्म्स के लिए जो है वो कुएं वगैरह बिल्ड कर लें, और ये ज़्यादातर जो गरीब छोटे फार्मर्स थे उनको ये लोन्स दिए गए थे, और फिर एक बहुत बड़ा टाइम दे दिया था उन लोन्स को आहिस्ता आहिस्ता रीपे करने के लिए। तो ये जो काम किए थे अयूब ख़ान ने सारे, इन्होंने फ़र्दर जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो ये जितने भी रिफॉर्म्स थे ये बहुत अच्छे थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और ये और किसी के भी गवर्नमेंट में नहीं हुए, सिर्फ अयूब ख़ान के दौर में हुए थे। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे, इसीलिए इन रिफॉर्म्स को हम द ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो अभी अयूब ख़ान की जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थी उनके बारे में पढ़ लेते हैं।
तो 1962 में अयूब ख़ान ने कराची में एक ऑयल रिफ़ाइनरी इस्टेब्लिश की थी और साथ ही साथ एक मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश की थी। अभी ऑयल रिफ़ाइनरी में क्या क्या होता है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता होगा। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ऑयल रिफ़ाइनरी में असल में ये होता है कि जो क्रूड ऑयल हम हमारे पास आता है उसको हम रिफ़ाइन करते हैं और उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल बनाते हैं, गैसोलीन, केरोसिन और बिटुमीन वगैरह। ये एक क्रूड ऑयल से हम उसको रिफ़ाइन करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। साथ ही साथ ये जो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेट हुई थी पाकिस्तान में, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने साइट्स एक्सप्लोर कर ली थी जिधर पाकिस्तान के पास बहुत बड़े मिनरल के डिपॉजिट्स हैं। 1964 में पाकिस्तान ने एक इकोनॉमिक यूनियन भी फॉर्म किया था ईरान और टर्की के साथ, द रीजनल कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो रीजनल कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट का जो एम था वो यही था कि इन कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि ईरान, टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो बेटर की जाए। और मज़े की बात यह कि अयूब ख़ान में जो एवरेज रेट थी बाय विच द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ग्रीव वाज 7%। ठीक है, 1960 में ये 7% थी और ये मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स थी दैट ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडिया की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी उससे 3 गुना ज़्यादा थी, 7% थी पाकिस्तान की। और हम बार बार इंडिया और पाकिस्तान को इसीलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो एक ही है। दोनों एक ही टाइम पर जो है इंडिपेंडेंस इनको मिली थी, इसीलिए दोनों ने अपनी जो है नई लाइफ एज कंट्रीज़ एक ही टाइम पर स्टार्ट की थी। तो ये जो एवरेज ग्रोथ रेट थी ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो सारा काम हो रहा था ये बहुत हैवी लोन्स लिए थे अयूब ख़ान ने। जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, जर्मनी, यूके, उन लोन्स से अयूब ख़ान ने ये सारे काम चलाए थे। और दूसरा मसला ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी पाकिस्तान में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। 2 के 7% से इंक्रीज़ करी थी पाकिस्तान की इकॉनमी, लेकिन ये रिवील हुआ था कि सिर्फ 22 फैमिलीज़ थी पाकिस्तान की जो कि 66% ऑफ पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल एसेट कंट्रोल कर रही थी। यानी कि जितनी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ थी और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ वगैरह थी वो पूरे पाकिस्तान की करोड़ों की पॉपुलेशन में से सिर्फ 22 फैमिलीज़ के कंट्रोल में थी। और मज़े की बात ये कि ये भी रिवील हुआ था कि वो जो सिर्फ 22 फैमिलीज़ थी, 80% ऑफ पाकिस्तान की बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी वही कंट्रोल कर रही थी, वही 22 फैमिलीज़। और ये जो 22 फैमिलीज़ थी ये सारे अयूब ख़ान के रिश्तेदार वगैरह थे, दोस्त यार थे। और क्योंकि ये अयूब ख़ान के रिश्तेदार और दोस्त वगैरह थे, इसीलिए ये सारी फैमिलीज़ जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में तो ऐसी एक भी फैमिली नहीं थी। और फिर वही बात आ गई कि इंडस्ट्री जो है वो रैपिडली ग्रो तो कर रही थी, लेकिन सारी जो ये ग्रोथ हो रही थी वो फॉरेन एड पे डिपेंडेंट थी और साथ ही साथ बहुत ही जो है गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी। सिर्फ 22 फैमिलीज़ जो हैं कंट्रोल कर रही थी सब चीज़ों को। तो अभी अयूब ख़ान के जो सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि बहुत सारे नए स्कूल्स और कॉलेजेस अयूब ख़ान ने बिल्ड करवाए थे और नई टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस वगैरह इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जो टेक्स्ट बुक्स उसने उस वक्त बनवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो जो उस वक्त जो लेटेस्ट नॉलेज थी, साइंटिफिक नॉलेज, अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज वो जो टेक्स्ट बुक्स थी वो बनवाई गई थी। तो कराची में अयूब ख़ान ने हाउसिंग स्कीम्स वगैरह भी जो है वो स्टार्ट करवाई थी और जो रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर था जनरल आज़म ख़ान, उसको भी अपॉइंट किया था कि वो जो 75,000 रेफ्यूजीज़ कराची में आए थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में, उनको सेटल किया जाए उधर। अयूब ख़ान ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी लॉन्च करवाए थे और ये बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि हमें पता है कि आज भी पाकिस्तान में वन ऑफ़ द मेजर प्रॉब्लम्स जो है हमारी इकॉनमी जो फेस करती है वो पॉपुलेशन है हमारी। इसके बारे में आप जोग्राफ़ी में भी पढ़ रहे होंगे। तो इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में अयूब ख़ान ने टीम्स जो है वो फॉर्म की थी और ये जो टीम्स थी ये लोगों के घर जाती थी, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें लोगों के घर जाती थी और उनको पॉपुलेशन के जो नुकसानात हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट करती थी। और रेडियो, टीवीज़ और अखबार वगैरह में एड्स भी जो हैं अयूब ख़ान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे ताकि लोगों को ज़्यादा पॉपुलेशन के ड्रॉबैक्स के बारे में एजुकेट किया जाए। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो हैं वो इम्प्रूव करवाई थी अयूब ख़ान ने। नए जो हैं मेडिकल और नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह अयूब ख़ान ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। तो अयूब ख़ान ने पॉलीगेमी को भी जो है वो बैन करवाया था और कहा था कि एक से ज़्यादा बीवी किसी बंदे की नहीं हो सकती, सिवाय स्पेशल केसेस के, जैसे कि किसी की अगर डाइवोर्स हो जाती है तो उसको अलाउड था कि वो एक और शादी कर ले।
लेकिन हाँ, ये बात भी थी कि अयूब ख़ान ने ये भी कंपलसरी कर दिया था कि जिसकी मैरिज होगी वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि मेरी मैरिज हो गई है, और जो डाइवोर्स भी देगा वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि मैंने डाइवोर्स दे दी है। तो अभी हम पॉलिटिकल अनरेस्ट और डाउनफॉल ऑफ अयूब ख़ान के बारे में पढ़ते हैं। तो यार सबसे बड़ी रीज़न ये था कि 1965 में पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए इंडिया के साथ वॉर पे चला गया था। इन 1965 पाकिस्तान वेंट टू वॉर विद इंडिया ओवर कश्मीर। तो भाई ये फैक्ट आप जान लो कि नाइदर साइड वाज एबल टू विन अ डिसाइसिव विक्ट्री। और अयूब ख़ान साहब ने क्या किया था कि पाकिस्तान में आके झूठ बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर वॉर जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जीत गया है, और ये बताया कि कश्मीर के लिए हमने जंग स्टार्ट की थी, हम ये जंग जीत चुके हैं और अब कश्मीर हमारा है। लेकिन बाद में ये बात आवाम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और मतलब ये जो झूठ था अयूब ख़ान का ये पकड़ा गया कि पाकिस्तान वॉर नहीं जीता। तो जब ये बात एक्सप्लॉइट हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सारा इल्ज़ाम अयूब ख़ान पर डाल दिया, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अयूब ख़ान का फ़ॉरेन मिनिस्टर था। और अयूब ख़ान ने वॉर में फेलिंग्स का इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जो है वो सारा ब्लेम डाल दिया। यानी कि अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अयूब ख़ान की अपोजिशन में चला गया। तो अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, अपनी जो पोजीशन थी एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर उसको रिज़ाइन कर दिया, और उसने अपनी ही एक पार्टी फॉर्म कर दी जो कि थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो मैसेज थी उनको अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ मोबिलाइज़ किया। और हमें ये बात भी पता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सारी अयूब ख़ान के अगेंस्ट थी, और 1965 के जो इलेक्शंस थे उनमें हमें पता है कि क्या हुआ था। तो इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्लेज की और मैसेज को अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ मोबिलाइज़ कर दिया। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुए और रायोट्स पूरे जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो गए, और काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हुआ। अयूब ख़ान ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है अरेस्ट भी करवाया, जर्नलिस्ट्स को भी जो है वो अरेस्ट करवाया, और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी अरेस्ट करवाया। लेकिन ये अयूब ख़ान के कामों से जो है वो वायलेंस कम नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा हो गया। तो अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो कंबाइंड अपोजिशन थी उसे डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी कहा जाता था, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ थी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, और उनके अपोजिशन में जो भी पार्टीज़ थी अयूब ख़ान के अपोजिशन में वो सारी जो हैं वो इसी कोalition में थी, जिसको कहा जाता था डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी। और ये अपोजिशन इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई थी कि पेशावर में जब अयूब ख़ान अपने विज़िट पे गया था तो एक वो अयूब ख़ान एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट का जो है वो हिस्सा बना था। यानी कि अयूब ख़ान पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था पेशावर में, और उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद अयूब ख़ान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, और मतलब है कि ह्यूज लेवल पर अयूब ख़ान ने काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट्स करवाए थे। और अयूब ख़ान के डाउनफॉल के वक्त भी पाकिस्तान में फ़ेमाइन आया हुआ था, और उस वक्त अयूब ख़ान ने ये डिसाइड किया था कि हम इन 10 साल के अचीवमेंट्स को जो है डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। अयूब ख़ान ने इसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट का नाम दिया था। तो अयूब ख़ान ने इसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट भी कर दी, और इस सेलिब्रेशन पर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगा था, और लोगों को खाने के पैसे नहीं थे लोगों के पास, क्योंकि फ़ेमाइन आया हुआ था। और जो है अयूब ख़ान इधर डेकेड ऑफ डेवलपमेंट पर इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे थे, तो लोगों को इस बात पर भी काफ़ी शदीद गुस्सा आ गया, और लोग जो है वो अयूब ख़ान के अगेंस्ट हो गए। और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपनी अपनी जो जलसा इजलास वगैरह में अयूब ख़ान के जो रिफॉर्म्स हैं उनकी फेलिंग्स वगैरह बता रहे थे। बेशक अगर जो है अयूब ख़ान के रिफॉर्म्स उनकी अगर जो हैं अच्छी बातें वो 10 हैं, लेकिन जो ड्रॉबैक्स हैं वो 1-2 हैं, तो वो अच्छी बातें नहीं, वो सारे ड्रॉबैक्स बताएंगे। तो फिर वही बात थी कि यार इकोनॉमी वाज ग्रोइंग बट ओनली अ फ्यू पीपल वर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। हमें पता है कि वो 22 फैमिलीज़ थी। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज राइजिंग बट सो वर द फूड प्राइजेस, क्योंकि फेमाइन आया हुआ था पाकिस्तान में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही ऑन मार्च 1969 अयूब ख़ान ने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, प्रेसिडेंट की पोस्ट से, और उसने फिर इलेक्शंस नहीं बुलवाए, और क्या किया कि जो पाकिस्तान था उसको जनरल याहिया ख़ान के हाथों में भेज दिया, और पाकिस्तान ने इस छोटी सी हिस्ट्री के जो टाइम था उसमें जो है दूसरी दफ़ा मार्शल लॉ को फेस कर दिया। तो अभी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द बेसिक डेमोक्रेसीज़। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, डिस्क्राइब द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तीसरा आता है 4 मार्क का, व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर एक और आता है 4 मार्क का, डिस्क्राइब अयूब्स फॉल फ्रॉम द पावर।
फिर 4 मार्क के 2 और आ जाते हैं, व्हाट वाज द ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और व्हाट वाज द ऑपरेशन गिब्राल्टार। ठीक है, ये दो जो ऑपरेशंस थे वो जो वॉर हुई थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, उसी के 2 ऑपरेशंस थे। और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें आप मुझे मैसेज भेज देना, तो उसमें मैं आपको इनकी जो है वो पिक्स भेज दूंगा कि इनके हवाले से आपने क्या याद करना है। वैसे मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो मैं आपको देखो सुनो जानो की वीडियोस रिकमेंड करता हूं इन टॉपिक्स पर, ऑपरेशन गिब्राल्टार पर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पर। उसने काफ़ी अच्छी डिटेल्स के साथ इसको डिस्क्राइब किया है। एक और 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज फातिमा अली जिन्ना। तो फ़ातिमा अली जिन्ना पर आप जो है वो लिख देना कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर थी और उन्होंने अपना करियर एज अ डेंटिस्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सपोर्ट कर सकें उनकी स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए। और साथ ही साथ जो जनरल अयूब ख़ान के वक्त में इनके जो है राइवलरी थी वो बता देना है आपने। और ये बताना है कि इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइटल्स दिए गए थे, जैसे कि खातून पाकिस्तान, द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान और मादर मिल्लत, द मदर ऑफ द नेशन। एक फिर 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, वाई वर द ईयर्स 1958 टू 1969 कॉल्ड द डिकेड ऑफ प्रोग्रेस या डेवलपमेंट। 7 मार्क का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपने बस वो सारे रिफॉर्म्स बता देने हैं जैसे कि मैंने बताए थे। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अयूब खान्स रिफॉर्म्स। ठीक है, डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये 14 मार्क का क्वेश्चन है। फिर इसी तरह के और वेरिएंट्स आ जाते हैं, व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान, वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज़ इन द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस बिटवीन 1958 एंड 1969, एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें आपने बस वही कर रहे हैं कि जितने भी रिफॉर्म्स उसके सोशल, एग्रीकल्चरल, पॉलिटिकल, यानी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चरल, इन सब को आपने डिस्कस कर देना है और एंड में बस एक अपना कंक्लूजन दे देना है कि कौन सा बेटर था। फिर एक 7 मार्क का आ जाता है, वाई वॉज इस्लामाबाद चोज़न एज़ द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये जो कुछ मैंने बताया था वो आपने लिख देना है, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। फिर एक और 7 मार्क आता है, वाई डिड अयूब खान फॉल फ्रॉम पावर। तो भाई यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, जो कि होगी याहिया खान पर और एक और पाकिस्तान की वॉर पर जो कि 1971 में इंडिया के साथ लड़ी गई थी, और शेख मुजीबुर रहमान और सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर।